Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc third year Inorganic Chemistry paper explanation 2022. जब मैं explanation कहता हूँ तो explanation means explanation, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन से उसी टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो हम लगा सकें, इस तरीके का explanation हम देने की कोशिश करते हैं। सेक्शन ए वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, 1 मार्क के 16 क्वेश्चंस हम करेंगे। सेक्शन बी वाला सेकंड पार्ट में वीडियो बना करके करेंगे, फिर ऐसे ही सेक्शन सी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 16 क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। इसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सभी के 4-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। तो इन क्वेश्चंस में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इनको और इनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम मिटाते हुए चलेंगे और ऊपर तक आंसर देंगे। तो पहला हम 16 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला 16 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड इज़। पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड की बेसिक यूनिट क्या होती है, उसको हमको डिफाइन करना है। तो पहली बात तो फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और हैलोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इनको फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड भी कहते हैं या फॉस्फोजीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला PnX2 का होल n होता है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाया है इसके प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, अगर उसके बारे में भी 2-4 नंबर में सवाल आता है तो हम वो भी कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसका। फिलहाल PnX2 का होल n होता है, ये इसका जनरल बेसिक फॉर्मूला है। तो इसके ऑप्शन में इन्होंने ये ऑप्शन दे रखे हैं, PnCl, PnCl2, PN2Cl, PnCl3। आप खुद ही बताओ किस फॉर्मेट को सेटिस्फाइड कर रहा है ये। PnCl2 एक बेसिक यूनिट होती है, n टाइम्स उसकी मिलाते रहेंगे तो उसका पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, PnCl2। ये 4 ऑप्शन थे, उसमें PnCl2 एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड या पॉलीफॉस्फोजीन्स की। द हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड। सिलिकॉन के हाई टेम्परेचर पॉलीमर या सिंपली सिलिकॉन के पॉलीमर को सिलिकॉन्स कहते हैं। जो सिलिकॉन आपस में मिलकर के पॉलीमर बनाता है उसे सिलिकॉन्स कहते हैं। इसमें ऑप्शन है सिलिकेट्स, सिलेन्स, सिलिकॉन्स या सिलिकॉन डाइहैलाइड। सिलिकॉन्स बोला जाता है, ये ध्यान रख लेंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज एनीमिया इन मैन। किस एलिमेंट की कमी से एनीमिया रोग होता है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। अभी आ जाते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेस एलिमेंट। इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और जिंक। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें जिंक, वैसे तो कई जगह पे मैग्नीशियम वाला ऑप्शन भी लिखा हुआ है, बट जिंक जो है वो आपका एक ट्रेस एलिमेंट माना जाता है। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो वो ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें से एक जिंक उसका आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ FeCO का होल 5। इस वाले एनीमिया वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। फिलहाल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। या तो कॉपी पेन लेके बैठा करो या फिर बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पर बाद में खोल करके देख लिया करो, पढ़ लें अच्छे से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल FeCO के होल 5 के स्ट्रक्चर को समझाना है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि इसका निकालेंगे तो X। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 0 × 5 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं फेंकेंगे। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा। 4s है तो एक्चुअली 4p भी होगा भले से इलेक्ट्रॉन ना हो, 4d भी होगा भले से इलेक्ट्रॉन ना हो। तो हम इसमें इनके ऑर्बिटल्स शो कर रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। d के 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं। d में कितने हैं इसके इनर वाले में 6, इसके 4s में 2 हैं। ये जो CO है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खासियत होती है कि वो पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग कराएंगे तो ये पेयर, ये यहाँ पेयर और ये वाला अंदर आ जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। 4, तो यहाँ पे ये तो पेयर पहले से ही पेयर था, अब एक पेयर हुआ लिगेंड की वजह से, एक और पेयर हुआ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, और ये पेयर वाला यहाँ आ गया। तो कितने CO जोड़ने हैं, 5। वैसे D की ज़रूरत भी नहीं है हमें, सब ने अपने अपने लोन पेयर डाले, एक CO ने, फिर ऐसे ही दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, और ऐसे ही 5 CO ने अपने अपने लोन पेयर डाले। किसकी ऑर्बिटल में, आयरन की ऑर्बिटल है ये। तो 5 CO ने अपने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाले। अच्छा, एक D की भी रिक्वायरमेंट हुई, तो बेसिकली
इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले डब्बों को बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक D एक S और 3 P, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और DsP3 बोलो चाहे sp3d बोलो, तो ड्यू टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ FeCO होल 5 विल बी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो FeCO का होल 5 की ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, TBP ज्योमेट्री हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, जबकि आयरन तो +2 और +3 बनाता है। लेकिन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में जिन लिगेंड के पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन लिगेंड के साथ वो बैक पाई बॉन्डिंग के कारण लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल करता है। तो मैंने बैक पाई बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ाया है OMC में, उसको डिस्क्राइब लिंक डाल देंगे, उससे डिस्कस कर लेंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, बाद में आगे बढ़ जाते हैं। जी सॉल्ट एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। जी सॉल्ट इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ द मेटल। कौन से मेटल का? एक्चुअली जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है KPtCl3C2H4। अगर कभी स्ट्रक्चर से बात आए वैसे तो पूरा खोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिलहाल PtCl3C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है ये, और यहाँ पे पोटेशियम। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो मेटल कौन सा यूज़ होता है इसमें? प्लेटिनम मेटल यूज़ होता है। इन द थर्मोडाइनमिक सेंस कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड। थर्मोडाइनमिक सेंस में कंपाउंड को क्या कहा जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ये दे रखे हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल बोला जाता है, लेबाइल एंड इनर्ट बोला जाता है, इनर्ट एंड अनस्टेबल बोला जाता है, या इनर्ट एंड लेबाइल बोला जाता है। तो लेबाइल और इनर्ट जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करके आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में 2 टाइप की स्टेबिलिटीज़ पे बात की जाती है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए बेसिस पर इनर्ट मतलब स्टेबल, लेबाइल मतलब रिएक्टिव वाला मामला, तो वो तो काइनेटिक सेंस में होता है। थर्मोडाइनमिक सेंस में कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं? स्टेबल एंड अनस्टेबल। जो स्टेबल है वो स्टेबल, जो अनस्टेबल है उनके लिए अनस्टेबल। अगर काइनेटिक सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता तब आंसर लिखा जाता लेबाइल एंड इनर्ट वाला ऑप्शन हो जाता, जो भी इसमें दे रखे हैं। ये हो गया आपका। फिर आ जाते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन में। फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मेशन है, ये कांस्टेंट है। फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन मतलब डिसोशिएट करना और फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन करना। तो एक्चुअली में इनके बीच क्या रिलेशन होगा? 4 इक्वेशंस दे रखी है इसने। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन डिफॉर्मेशन कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो 1/k या बीटा इक्वल टू K इनवर्स वाला ऑप्शन सही होता। तो पहला A ऑप्शन में ही ये दे रखा है, या बीटा इक्वल टू K इनवर्स भी देता तो भी आंसर हो जाता। एक बीटा और K में एक्चुअली ये कंफ्यूज करने के लिए कि अगर आपके पास K1 K2 K3 अगर ये कुछ वो दे रखे हैं आपको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो बीटा 3 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 से आता है। ये एक्चुअली ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इनके बीच अगर रिलेशन पूछता तो इस तरीके का रिलेशन आता। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट पे हैं, जो कि फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन या डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, अभी बता दिया मैंने। बीटा इक्वल टू 1/k। तो कभी टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन में कौन सा वाला रूल लगता है जो वहाँ पे लिखा हुआ है? आगे बढ़ मिटा लेते हैं पहले आपके लिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आओ सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लैपोर्टे अलाउड 2 टाइप की आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए 2 रूल हम पढ़ते हैं, एक तो लैपोर्टे और एक स्पिन सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे के अकॉर्डिंग S से S में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, P से P में, D से D में या F से F में, जिनके लिए डेल L एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो चेंज है वो 0 आता है। तो क्योंकि इसके लिए L की वैल्यू ऑर्बिटल को बताती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में, 2 के लिए D ऑर्बिटल में, 3 के लिए F ऑर्बिटल में होता है। तो इसके लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0, 0 - 0, इनका डिफरेंस 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, डेल L
1 माइनस 1 0, 2 2, 2 माइनस 2 0, 3 3, 3 माइनस 3 0, तो डेल एल इक्वल टू कितना आता है 0। 0 आने का मतलब ये जो ट्रांजिशन 0 आता है जिनके लिए, वो उसे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एस से पी, पी से डी, डी से एफ में जाता है तो डेल एल का डिफरेंस प्लस माइनस 1 आता है, जिसे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या है, अलाउड ट्रांजिशन वाले मामले में तो ये वाला आंसर ये वाला होगा प्लस माइनस 1 वाला। एस से पी, इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। तो जिनके लिए प्लस माइनस 1 का डिफरेंस आता है, एक्चुअली इसने लिखा थोड़ा सा नोटेशन गलत यूज़ कर लिया, ई करके डेल एल लिखना चाहिए था उसको, बस इतना सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको टर्म सिंबल निकालना है, तो मैं टर्म सिंबल निकालना ही बता दूं आपको कैसे निकालते हैं। तो D2 सिस्टम है हमारे पास। D2 मतलब D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिखाई दे रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके लिए निकाला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ 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 और हाफ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे वाले के लिए भी हाफ हाफ और हाफ आ गया 1। फिर निकाला जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो निकाला जाता है 2s प्लस 1 से, 2 इंटू एस स्पिन क्वांटम नंबर टोटल 1 आ रही है, 2 1 2 प्लस 1 जो कि कितना आ रहा है 3। तो डेल एस की वैल्यू आ गई 3। एल की वैल्यू, जैसे आपके पास डी ऑर्बिटल में है तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर 2 1 0 -1 -2 लिखते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम निकालते थे उसी हिसाब से यहाँ पे करते हैं। तो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो L का मतलब होता है, कैपिटल L का मतलब L1 प्लस L2, जो कि आएगा 2 प्लस 1। अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता तो 2 प्लस 1 प्लस 0 करना होता है। इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाते हैं। फिलहाल 2 प्लस 1, तो जो कि कितना आ रहा है L की वैल्यू 3, तो डेल एस की वैल्यू आई आपके पास 3। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जितने अनपेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा आती है, 2 अनपेयर है तो उससे एक ज़्यादा आई है। तो ग्राउंड टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म का फॉर्मूला होता है डेल एस एल। तो डेल एस की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और एल की वैल्यू भी कितनी आ रही है 3। तो एल की वैल्यू के लिए जैसे एल इक्वल टू कभी हम 0 बोलते थे तो एस 1 बोलते थे, तो पी नोटेशन लिखते थे एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एल इक्वल टू 2 आता था तो डी, 3 आता था तो एफ, वहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करते थे, यहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। 3 आया है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे 3f। तो ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगा वो 3f वाला होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में 3f वाला, सी ऑप्शन दे रखा था, सी ऑप्शन था 3f, तो 3f वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हाँ D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फिर उसी की तरह क्वेश्चन लग रहा है मुझे, फॉर अ D2 सिस्टम वेयर द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर पैरेलल। D2 सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन के स्पिन पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होते तो फिर कुछ इस तरीके से होते हैं। फिलहाल वो कह रहा है कि पैरेलल ही लगे हुए हैं, पैरेलल ही लगे होते हैं जनरली, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है अभी निकाली, डेल एस से डिनोट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, जो कि 3 आ रही है, इसे ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन में रहा होगा क्या क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये गॉस मेथड वाला टेक्निक है कि आप किसी को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लटका दो, चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड रखो और उसे लटका दो, तो पता चलता है कि थोड़ी देर बाद वेट कैलकुलेट करते हैं तो वेट इंक्रीज़ करता है। तो एक्सपीरियंस क्या करता है, इंक्रीज़ इन वेट, इंक्रीज़ इन वेट का एक्सपीरियंस करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक होगा तो डिक्रीज़ का फील करता है। फिलहाल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, वेट में बढ़ोतरी। बी ऑप्शन दे रखा था, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर अ गिवन सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन, फॉर अ गिवन लिगेंड, अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है, मेटल आयन दे रखा है और एक लिगेंड दे रखा है, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द ऑर्डर। अच्छा, इनके लिए डेल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल एक्चुअली ऐसे रहते हैं, 5 डब्बे होते हैं, लिगेंड आने के कारण वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ऐसे, टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं, डबलेट नीचे, ट्रिपलेट, 3 ऑर्बिटल एक साथ
इसे Eg, T2G, ऑक्टाहेड्रल में T2G Eg, इस गैप को ही डेलो कहते हैं, इस गैप को डेल्टी कहते हैं। तो जो डेलो और डेल्टी के बीच का रिलेशनशिप कुछ ये होता है, अगर इस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये रिलेशनशिप है कि टेट्राहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल वाली एनर्जी के बीच ये रिलेशन है। 9/4, 4 2 जा 8, ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी टेट्राहेड्रल से क्या होती है, ऑलमोस्ट दुगनी होती है। टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग है, तो टेट्राहेड्रल से ऑलमोस्ट दुगनी होती है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल से तो ज़्यादा ही होता है। बात आती है स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये भी टूट फूट जाते हैं दो अलग अलग पार्ट में, ये भी टूट फूट जाते हैं, तो इनका एनर्जी गैप कुछ इतना बड़ा सा आता है। तो स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा इसका आंसर, डेल टी इज़ लेस देन डेल ओ इज़ लेस देन डेल ऑफ स्क्वायर प्लेनर। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में से इस तरीके वाला जो भी ये ऑप्शन होगा वो वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा दे रखा है इसमें, डेल टी सबसे कम, डेलो, सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर के क्वेश्चन के लिए। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटा देते हैं, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इनऑर्गेनिक के पेपर में सिलेबस में आपके पास भी बहुत सारा कुछ है नहीं, घुमा फिरा करके वो आपसे 2-4 यही 10-12 सवाल जो घुमा फिरा के करेंगे, वही इन्हीं में से ही कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रीवियस का पढ़ रहे हैं तो ये आएगा ही नहीं। ये 1 मार्क्स में पूछा है तो आगे 2 या 4 वाले में भी टॉपिक में डाल देगा इसको किसी तरीके से। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज़, मेटल लिगेंड का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और ये इसकी लिमिटेशन भी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक है, जबकि कुछ मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो ये बात फजान ने बताई थी, बट ये कह रहा है कि इनके बीच का बॉन्ड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ये इसकी खासियत भी है, इस थ्योरी का पॉइंट भी है और इस थ्योरी की एक कमी भी है। इन हार्ड बेसिस द डोनर एटम हैज़, हार्ड बेस जो होते हैं, हार्ड मतलब जो साइज़ में छोटे होते हैं, तो ऑप्शन इस तरीके से 4 दे रखे। तो पहला तो यही होगा जो स्मॉलर इन साइज़ होगा, और दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक को लेकर के आंसर्स दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शंस बना रखे हैं इन्होंने। स्मॉल साइज़ होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, अगर साइज़ स्मॉल होता है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस पे पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, वहाँ जा कर के आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं पूरा। और फिलहाल हार्ड वो होते हैं, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो हार्ड वो होंगे जिनका साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड, एसिड कौन होगा जिस पे लोन पेयर की कमी होगी या ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। जैसे इन पे जितने पॉजिटिव चार्ज वाले सब एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, लोन पेयर की कमी है, सब लुईस एसिड है। लुईस एसिड को फर्दर क्लासिफिकेशन किया था पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस उसी में पढ़ाया जाता है, और इसमें जिनका साइज़ छोटा होगा वो हार्ड होते हैं। तो इन सब में जनरली सबसे छोटा साइज़ किसका है, लिथियम वाले भाई साहब का। तो मेरी नज़रों में तो Li+3 ही क्या है आपका हार्ड एसिड वाला है। इसी के साथ हम 16 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं और सेक्शन ए भी ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोगों से। कोई डाउट, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कमेंट ज़रूर कर लिया करें, अपना बता दिया करें अपना कि कोई कमी या किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना हो तो आप पूछ सकते हैं।